A for acting. A for acting. हमारे दिमाग को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा चाहिए होती हैं। प्रॉब्लम्स हैं तो ठीक, नहीं हुए तो ये एक प्रॉब्लम बना लेता है, क्योंकि इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते रहने की आदत है। इसको चाहिए कि कुछ पजल्स हो जिसको ये सॉल्व करे, ये उसकी खुराक है, ये उसका फूड है, तब ये और बड़ा होता है, इसकी इसकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि जितने ही बैरियर्स ये क्रिएट कर रहा है, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो हम फेस कर रहे हैं। लेकिन हम भी अपने दिमाग को इतना बड़ा हो जाने देते हैं कि ये हमको ट्रबल करते रहता है। एग्जैक्टली 100% हमारी गलती नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही साइकोलॉजिकल है, बहुत ही हमारे वायरिंग, हमारे स्ट्रक्चर में बसा हुआ है ये। तो मेनी टाइम्स वी एक्चुअली कैन नॉट हेल्प इट। लेकिन फिर आपको अच्छे बुक्स, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे सपोर्ट, अच्छे दोस्त इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी एक फ्यूचर की स्टोरी बनाइए जिसमें आप उसके हीरो हैं, आप खुद ब खुद आप उसमें एक प्रॉब्लम डाल देंगे, आप एक कॉन्फ्लिक्ट डाल देंगे, आप एक बैरियर डाल देंगे। आप करके देखिएगा। अपनी एक स्टोरी बनाने की कोशिश करिए जहाँ पे कि आप हीरो हैं, आप एक विलन अपने आप इंट्रोड्यूस करोगे। आप करके देखना है ये एक्सपेरिमेंट। कई बार हम लोगों के दिमाग में आ जाता है, हम एक्टर्स के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कि अरे मैं तो बहुत छोटे शहर से हूँ, मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी तो हिंदी अच्छी नहीं है, मैं तो बहुत ही गरीब फैमिली से आ रहा हूँ, मेरा तो क्या ही होगा। देखिए ये 100% मैं इसको नहीं मानता हूँ कि ये गलत है, आप सोच सकते हैं ऐसा। लेकिन इस चीज़ को मुद्दा बना के बैठ जाना कि इस वजह से शायद बहुत प्रॉब्लम है, तो वो आपकी पर्सनालिटी को भी ख़राब कर रहा है, वो आपके परफॉर्मेंस को भी ख़राब कर रहा है। तो जो परेशानियाँ और कॉम्प्लिकेशन पहले से हैं, आपने अगर ये कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें लगा दिए तो प्रॉब्लम और मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है, जो कि जनरली होता है सबके साथ। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर एक्टिंग में ना फ्री माइंड, फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज मच एज यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लॉक्स एंड टेंशंस। और अननेसेसरी जो होते हैं टेंशन, उनसे तो ज़रूर दूर रहना चाहिए। देखिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक लेजेंडरी एक्टर की। वो कहानी सुन के आपको लगेगा कि लाख परेशानियाँ हों, हमारा बचपन, हमारा बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, वो हमको ट्रबल कर सकता है, लेकिन हम कितना ट्रबल्ड हो जाएंगे उससे, ये हम डिसाइड करेंगे। और क्या वो इतना ट्रबल करेगा हमको कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिसकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो लेजेंडरी एक्टर के बारे में आपको क्लू देता हूं। हुआ मैं बात कर रहा हूं एल पचीनो की। इनके जीवन की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इनके साथ बचपन से लेकर जवानी तक 29-30 साल तक तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, सब कुछ खराब 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 ही होते गया। फिर भी ये इंसान कैसे यहाँ तक पहुँच गया, किस तरह की इसकी माइंडसेट रही होगी, किस तरह की ट्रेनिंग रही होगी, कितना मोटिवेशन है कि यहाँ मतलब ये वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर्स के रूप में जाना जाने लगा। जब ये सिर्फ 2 महीने के थे तो हिज फादर लेफ्ट हिम एंड हिज मदर। तो इनकी माँ अपने छोटे बच्चे के साथ में, एल पचीनो, एल्फ्रेडो जेम्स पचीनो इनका बचपन का नाम था। ये एक इटालियन फादर और एक अमेरिकन मदर थी इनकी। तो इनके फादर इनको छोड़कर चले जाते हैं, तो इनकी माँ इनको लेकर अपने माँ बाप के पास चली आती हैं। और इनके माँ बाप भी ऐसा कोई बहुत ख़ास पैसे वाले नहीं हैं, ये भी काफ़ी नॉर्मल ही हैं, बहुत बिलो एवरेज फैमिली है। एक ऐसे मकान में रहती है जहाँ पे कि साफ़ पानी की दिक्कत है। इनका खुद का कहना है कि हमारे घर में एक बेडरूम नहीं होता था, आपको नींद आई तो आपको जहाँ जगह मिली सो जाओ। इनकी मदर जो थी वो काम करती थी, 2-3 जॉब करती थी। यूएस वगैरह में ऐसा होता है कि एक जॉब से आपके पैसे नहीं निकलते हैं तो आप कई और जॉब्स करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास इस छोटे बच्चे के लिए समय नहीं रहता होगा। तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इसी दौरान इनकी माँ ने इनको इंट्रोड्यूस कराया फ़िल्मों से। वो हर हफ्ते जो है फ़िल्में देखने जाती थी, पूरी फैमिली, नाना नानी, छोटा बच्चा और सभी कोई। वहाँ से इनको
फिल्में अच्छी लगने लगी। ये वो फिल्में देखते, घर पे आते और वो एक्टिंग वो करके दिखाते, सबको बड़ा मज़ा आता था। हालांकि ये बहुत शाई किस्म के थे, लेकिन जब बात एक्टिंग की आती थी तो इनका शाइनेस दूर हो जाता था, ये करते थे। आप अगर एल पचीनो के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कहा है कि मैं बहुत शाई हूँ, तो एक्टिंग इज़ माई कवर, थ्रू एक्टिंग आई कम आउट इन द वर्ल्ड। ये उनका सेफ जोन है, सेफ स्पॉट है, जहाँ पे कि वो फ्रीडम फील करते हैं, फ्री फील करते हैं। एल पचीनो जब अपने टीन एज में आए, 12-13 साल के जब हुए, तो उन्होंने अपनी माँ को बताया कि मैं एक्टिंग को एज अ करियर चुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझको बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि मुझे यही करना चाहिए। तो इनकी माँ तो एकदम गुस्सा हो गई, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए इनके घर में, कि उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अमीर बच्चों का शौक़ है, बहुत अमीर लोग ही ये कर पाते हैं, तुम कैसे कर सकते हो, हम तो इतने गरीब हैं। तो अच्छा यही होगा कि देखो तुम कोई छोटा मोटा जॉब पकड़ लो, घर में भी पैसों की ज़रूरत है, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ, तो घर में कुछ पैसे लाओ, कुछ काम करो, तुम भी सेटल हो जाओगे, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, नाना नानी की भी हेल्प हो जाएगी। तो बात तो लॉजिकल थी एक तरह से, लेकिन एल पचीनो मन बना चुके थे एक्टिंग करने का। उन्हें यह चीज़ इतनी पसंद थी कि इसके लिए वो कुछ भी छोड़ सकते थे। तो ये घर छोड़कर भाग गए। भाग के ये ग्रीनविच एक विलेज था, वहाँ पर गए, जहाँ पे कि बहुत सारा थिएटर, बहुत सारा क्रिएटिव वर्क हुआ करता था उन दिनों अमेरिका में। ये वहाँ पे रहने लगे। अब चूँकि घर से भाग के गए थे तो इनके पास खुद का घर तो था नहीं, तो किसी दोस्त के यहाँ रह रहे हैं, कभी किसी के यहाँ रह रहे हैं, कभी किसी के यहाँ रह रहे हैं। जब नहीं हुआ तो सड़क पे ही रह लिया। काफ़ी लंबे टाइम के लिए होमलेस रहे ये। जिस थिएटर में काम करते थे उस थिएटर में सोते थे। इनकी एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि ये सिर्फ एक टाइम का खाना खाते थे, सीधा दोपहर में खाना खाते थे ये। दोपहर के 3 बजे एक पिज़्ज़ा की पीस होती थी, वो ये खाते थे। तो सुबह से भूखे रहे, 3 बजे खाए, 3 बजे का खाया हुआ रात तक चलेगा, ऐसा सोच के एक टाइम सिर्फ खाते थे। थिएटर किया, छोटे मोटे काम किए, कभी न्यूज़पेपर बेचा, कभी कुरियर किया, कभी बस के कंडक्टर बन गए, कभी कोई और छोटा मोटा काम कर लिया, लेकिन एक्टिंग सीखते रहे। इनके बड़ी फ़नी एक घटना हुई कि बनना तो चाहते हैं एक्टर, लेकिन थे ये बड़े शॉर्ट हाइट के, और इनको अपनी शक्ल सूरत पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो अपने आप को देखते रहते थे, अपने आप को ऑब्ज़र्व करते रहते थे, जज करते रहते थे कि दिख कैसा रहा हूँ मैं, क्या एक्टर बनने की क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं, क्या मैं उतना अच्छा लगता हूँ। उस समय के जो एक्टर हुआ करते थे, वेल सूटेड बूटेड, जॉ लाइन, वेल स्पोकन, वेरी वेल ड्रेस्ड मैन, बोला कि क्या मैं वैसा हो सकता हूँ। तो बीच में जैसा कि होता है, थिएटर करने वाले लोग अशर वगैरह का भी जॉब करते हैं, दे बिकम अशरर, कि प्ले हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, तो वो आने वाले गेस्ट्स को जो है टिकट चेक करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, वेलकम ड्रिंक देते हैं, उनको उनकी सीट बताते हैं, ये सारा जो काम अशरर्स करते हैं। तो ये थोड़े पैसों के लिए जो है अशर का काम कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, तो वो उस मिरर में अपना चेहरा जो है बड़े ही सारे एंगल्स से देख रहे थे। तो जो अशर का जो हेड था, जिसने ये जॉब सबको दिया था, वो वहाँ से उतर कर आता है सीढ़ियों पर से, और वो देखता है कि ये जो बच्चा है, ये लड़का, ये अपना चेहरा देख रहा है शीशे में। तो बोलता है कि डोंट डू दैट, गो बैक टू योर वर्क, जाओ अपना काम करो। तो ये वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये फिर वहाँ पे पहुँचते हैं और अपना फिर चेहरा देखते हैं कई एंगल से कि क्या मैं लग सकता हूँ हीरो, किस एंगल से मैं एक्टर लगता हूँ। फिर वो आदमी लौट कर आ रहा था वहाँ से, उसने बोला कि फिर से तुम वही काम कर रहे हो, और इनको जो है वहाँ से भगा दिया, बोला कि जाओ, और पैसे भी नहीं दिए। एल पचीनो को उन्हीं दिनों एक्टर स्टूडियो के बारे में पता चला, जो कि ली स्ट्रासबर्ग ने इस्टेब्लिश किया था। प्रीमियर इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा एक्टिंग करा रहे थे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे थे। एल पचीनो को वो ज्वाइन करना था। इन्होंने 2 बार वहाँ का एडमिशन टेस्ट दिया, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते थे, ली स्ट्रासबर्ग करते थे, दोनों ही बार नहीं हुआ। बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गई। उन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा शराब वगैरह भी पीने लगे, नशा करते थे काफ़ी। इनके एक फ्रेंड थे जो कि थिएटर भी करते थे, इनके गुरु भी थे, चार्ली लॉटन नाम था उनका, उनके साथ पीते भी थे, अच्छा काम भी करते थे, हालांकि हेल्थ हैज़ार्ड तो था ही। तीसरी बार इन्होंने फिर से एक्टर स्टूडियो के लिए ट्राई किया, तो इस बार इनका लकीली एक्टर स्टूडियो में हो गया, और बोल सकते हैं कि ये उनके लाइफ की पहली एक अच्छी घटना रही होगी,
जिसने एक तरह से मान सकते हैं कि इनके फ्यूचर बनाने में काफ़ी हेल्प किया। अब इनका एडमिशन एक्टर स्टूडियो में हो गया और ये बहुत अच्छी एक्टिंग सीखने लगे। एक बड़ी फ़नी घटना है कि जब ये शुरुआती दौर के ही क्लास में ये एक्टिंग कर रहे थे तो ली स्ट्रासबर्ग बोलते हैं क्लास वालों को कि देखो, वी टेक ऑल काइंड्स। सरकास्टिकली ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड मैन, ली स्ट्रासबर्ग, और अच्छी एक्टिंग को लेकर और उसके माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाया करते थे। तो इनकी एक्टिंग को देख के उन्होंने एक ऐसा कमेंट किया था कि देखो, ये भी आ गए हमारे पास एक्टिंग सीखने। लेकिन यही अल पचिनो आगे चल के ऐसा बोला जाता है कि ली स्ट्रासबर्ग वॉज हिज स्पिरिचुअल फादर। बहुत गहरा रिलेशन बन गया। उनका एक प्ले डज अ टाइगर वेयर अ नेक टाई, ये बहुत फेमस हुआ, ब्रॉडवे में भी ये प्ले हुआ और इनको काफ़ी फेम मिली। उसके बाद एक और प्ले द इंडियन वांट्स द ब्रॉन्क्स, जिसके लिए इनको टोनी अवार्ड भी मिला। तो जब टोनी अवार्ड मिल जाता है, जो कि थिएटर का वन ऑफ द प्रीमियर अवार्ड है, जैसे हमारे यहाँ थिएटर का मेटा अवार्ड होता है एक तरह से, उस तरह का अवार्ड है, काफ़ी प्रेस्टिजियस। तो जब वो मिला तो काफ़ी फेम एक आ चुकी थी, लेकिन अभी भी इनका वो जो ब्रेक थ्रू है वो नहीं आया था। तो गरीबी थी, स्ट्रगल था, पेनीलेस लाइफ तो चल ही रही थी। तो फिर इनको एक टीवी शो मिला जिसका नाम था मी नैटली। उसमें इन्होंने छोटा सा अपीयरेंस किया। इसके बाद इनको जो एक फ़िल्म मिली, एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी, वो थी पैनिक इन द नेडल पार्क। फिल्म उतनी चली नहीं, लेकिन क्रिटिकल एक्लेम उसको बहुत मिला, उसको बहुत सराहा गया। यहाँ से उनको एक फिल्मों में कहा जा सकता है एज एन एक्टर एक ब्रेक थ्रू मिल चुका था, लेकिन अभी भी इनको स्पॉट किया जाना बाकी था, जो कि हुआ। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने इनको इमेजिन किया अपनी फिल्म के लिए, माइकल कॉर्लियोनी के रोल के लिए इन द फिल्म द गॉडफादर। ऐसा बोला जाता था कि न्यूयॉर्क में उस समय जितने भी एक्टर थे उन सब ने इस पर्टिकुलर रोल के लिए उस एज रेंज में 29, 30, 32 साल की एज रेंज में जितने भी एक्टर थे उन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया होगा। लेकिन फ्रांसिस फोर्ड कोपोला के दिमाग में उन्होंने एल पचिनो को ही फिक्स कर लिया था। उनका ऑडिशन हुआ और ऑडिशन ये 1 साल तक चला होगा। उस 1 साल के ऑडिशन में एल पचिनो ऐसा कहा जाता है कि वो जैसे पागल जैसे हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, मैं सिर्फ ऑडिशन से दिए जा रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा है। एल पचिनो की गर्लफ्रेंड ने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला पे ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा कि यू आर मेकिंग हिम क्रेजी, ही इज़ गोइंग क्रेजी बिकॉज ऑफ दिस। जो पैरामाउंट पिक्चर थी जो गॉडफादर बना रही थी, वो भी दे वर ऑल्सो हेल बाउंड कि नहीं, एल पचिनो को तो नहीं लेना, ही इज़ वेरी शॉर्ट, ही इज़ अननोन, दिस फिल्म इज़ सो बिग, कैसे होगा। लेकिन फोर्ड कोपोला ने बोला, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने, कि अगर एल पचिनो नहीं आएंगे तो मैं ये पिक्चर नहीं बनाऊंगा। पैरामाउंट पिक्चर को एट लास्ट एल पचिनो को कास्ट करना ही पड़ा। हालांकि फ़ीस बहुत कम दी थी, बहुत ही कम फीस दी थी, और इन सब बातों की वजह से पैरामाउंट ने गॉडफादर का बजट भी बहुत कम कर दिया था। बहुत ही कम बजट में अब ये पिक्चर बनने जा रही थी, क्योंकि उनको पता चल गया कि शायद ये पिक्चर अच्छी नहीं करेगी। लेकिन वो कितना गलत सोच रहे थे। अब शूटिंग शुरू हो गई तो जब भी एल पचिनो कुछ कहते थे या कुछ एक्टिंग करना चाहते थे तो उस सेट पर जितने भी लोग थे वो हंसने लगते थे, क्योंकि माफिया मूवीज़ थी तो कई माफियाज़ भी उसमें काम कर रहे थे। कई माफिया फैमिलीज़ सराउंडिंग की उसमें काम करती थी और ये अननोन एक्टर थे, बहुत शॉर्ट हाइट के। तो लोग जो है काफ़ी इनको बुली करते थे, टीज़ करते थे। ना भी करते हो तो इनको उस समय ऐसा लगता था कि लोग इनको टीज़ कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, इनके ऊपर हंस रहे हैं जब भी ये कुछ करते हैं तो। लेकिन उन्होंने हार तो नहीं मानी, क्योंकि एक्टर तो अच्छे थे ही, ये करते रहे। और उस पर्टिकुलर फिल्म के बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों में आने के बाद भी ऐसा नहीं कि इनके जीवन की राह बहुत आसान हो गई थी, क्योंकि उन दिनों तक ये जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग, अल्कोहलिज्म में फंस चुके थे। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते थे, और एक जो सडन फेम आई थी लाइफ में, एक सडन जो पैसा आया था, वो भी कई बार बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा था। इनका खुद का कहना है कि अब जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे दोस्त जैसे नहीं लगते हैं, लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं मेरी बातों का और मेरी बातों को दिल से लगा लेते हैं, रियल फील नहीं होता है। तो ये करते करते इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, इन्होंने फिल्मों से धीरे धीरे किनारा कर लिया और एक तरह से ब्रेक ही ले लिया।
और उन दिनों रिक्रिएशन के लिए ये फिर से थिएटर में चले गए और थिएटर करना शुरू कर दिया। तो लगभग 7-8 साल का टाइम हो गया, तो उस टाइम ये पिक्चरें ज़्यादा नहीं कर रहे थे। बाद में इनकी उस समय की गर्लफ्रेंड ने डायन कीटन ने इनको एक फ़िल्म दिलाई जो कि इनकी कमबैक फ़िल्म थी, और वहाँ से ये वापस आए। 1992 में इनको ऑस्कर भी मिला फॉर द बेस्ट एक्टर, और आज तक ये हमको एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में देते जा रहे हैं, बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं। 70 साल से ऊपर की एज हो जाने के बाद भी इनके अंदर का जोश, इनके अंदर का एक्टिंग को लेकर जुनून, पैशन कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ता ही जा रहा है। इनके जैसे बैकग्राउंड, इनके जैसी पॉवर्टी, इनके जैसे हालातों से गुजरते हुए भी अगर इनके जैसा आदमी एक लेजेंडरी एक्टर बन सकता है, एक महारथी एक्टर बन सकता है, तो ये बात हमको भी तो कुछ सिखाती है। हम भी क्या नहीं कर सकते हैं।